मैं अंतिम बिंदु की तरफ जाता हूं और इसी पर यह है जातीय और धार्मिक समीकरण। राजेश जी, मैं आपसे शुरू करता हूं कि तीनों प्रत्याशी के पक्ष में कौन सा जातीय समीकरण मजबूत दिखता है और कौन सा जातीय समीकरण उनके विरोध में दिखता है? कौन सा समीकरण भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई देता है कि यह इनको बढ़त दिला सकता है और अच्छा चुनाव लड़ा सकता है? और कौन सा एक फैक्टर है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए चिंता खड़ी करता है? बताइएगा राजेश जी। भाजपा के लिए सभी वर्गों में भाजपा की पैठ है, सभी जातियों में। धार्मिक रूप से उनका हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो अभी भी लोगों के लिए और प्रत्याशियों पर उन्हें अधिमान देता है। लेकिन जैसे कि 2019 और 2017, 2019 और फिर 2022 के चुनाव में हमने देखा कि दलितों का वोट भी भाजपा को मिला। इस बार उस वोट का उतना रुझान भाजपा के लिए नहीं। दलित वोट, और हालांकि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एक नुकसान भी वो करेगी। अगर वो समाजवादी पार्टी का कुछ वोट काटती है या एक तरफ से एक वोटों का एक हिस्सा वो ले लेती है, तो उस हिस्से में भाजपा को मिलने वाला दलित वोट भी है। ये तो उसका नुकसान। बाकी उसकी सभी वर्गों में पैठ है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ राजेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज जो भाजपा के टिकट वितरण से नाराज है और गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा दिए गए एक बयान से नाराज है, तो राजेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में के समर्थन में चला जाएगा, ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं। वोटों का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें मिलेगा जरूर क्षत्रिय समाज का, लेकिन कोई अपनी वोट खराब नहीं करना चाहिए। मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि वोटों को कोई आदमी इसलिए नहीं देना चाहता है कि हम इसे वोट इसलिए दे दें कि हमारी बिरादरी का व्यक्ति है, लेकिन उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं। ये काम कर रहा है मुस्लिम समाज कि उसे पता है कि उसका प्रत्याशी नहीं जीतेगा, लेकिन अपनी शक्ति का एहसास कराने और अपने समाजवादी पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को प्रकट करने के लिए मुस्लिम वोट अधिकांश संख्या में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। मैंने अभी चर्चा के दौरान एक कबाड़ी का जिक्र करके आपको बताया भी कि जो रुझान है, मैं फिर दादरी में उन मोहल्लों के अन्य लोगों से जो मेरे संपर्क सूत्र हैं मैंने पता किया, तो पता चला कि वो सब साइकिल पर मोहर लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये उनका परंपरागत वोट भी है और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रयास भी पूरा किया है कि वो MY का फैक्टर बनाए रखे, लेकिन यहाँ वाई फैक्टर जो वो बहुत सपा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि यहाँ भाजपा की भी यादव वोटों में अच्छी पहुंच है, पैठ है, डॉक्टर महेश शर्मा के निजी संबंध भी हैं, तो यादव वोट तो नहीं मिल रहा है। खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर जिले का यादव, जो बुलंदशहर का यादव वोट है, उसके बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं है कि ये जो अहीर हैं वो ये इसमें ये भी समझना होगा कि जो यहाँ के यादव हैं और जो बुलंदशहर के यादव हैं, दोनों में एक फर्क है। वो जो हैं दोनों यादव अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, तो वो यादव वोट जो बुलंदशहर का सिकंदराबाद चौबीसा है यादवों का, अहीरों का, राजेश जी, ये फर्क एक दशक या 15 साल पहले दिखता है, धीरे धीरे वो असर अब कम दिख रहा है, सामाजिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर तो मैं नहीं कह सकता। दोनों की सोच में फर्क है।
आप यदि उसके थोड़े से भीतर घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि नोएडा के यादवों में और सिकंदराबाद के यादवों की दोनों के चाल चरित्र तक में फर्क है। ये मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वो फर्क उनमें दूसरे फर्क मिटे हैं। शादियां करने लगे आपस में, व्यापार करने लगे आपस में, बराबर चारपाई पर बैठने लगे। पहले ये भी नहीं होता था। ये नहीं था। वो हो गया। लेकिन वोट देते समय और राजनीतिक सोच के समय पर दोनों में एक फर्क आता है। जी। तो इसलिए यादव वोट के बारे में, वहां का यादव वोट जो है वो किसको जा रहा है ज्यादा संख्या में, ये मेरी जानकारी में नहीं है। हालांकि मुझे ये लगता है कि वहां का वोट उन्हें ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगा। जहां तक इसकी जो हमने समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है उनको मुस्लिम वोट मिल रहा है, और गुर्जर बिरादरी के नागर गोत्र का जो वोट है वो उसको इकट्ठा करने का प्रयास उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किया। लेकिन आज मेरी बैठक भी हुई थी 6 जगहों में। हाँ, वो ये दूसरी बैठक थी। पहले भी एक बैठक 18 गांवों की वहीं करी थी। लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि वो जोड़ नहीं पाए और उनका विरोध, मतलब ये बात मेरे पास उसके कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरा ये मुझे जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के अंदर के लोग ही उन्हें गुर्जर बिरादरी का पूरा वोट मिलने देने के पक्ष में नहीं। ये जानकारी मुझे, तो मेरी जानकारी के आधार पर तो वोटों का जो गणित है वो इस तरह का ही है, जातिगत वाला। बसपा के लिए कुछ कहेंगे? बसपा के लिए मैंने बताया कि वो जो है, जो क्षत्रिय वोटों का वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान और के टिकट इसी वितरण। इसी बिंदु के साथ मैं आशु जी के पास आता हूँ। आशु जी, जातीय जो समीकरण है, जातीय जो गठजोड़ है, उसके आधार पर आप तीनों प्रत्याशियों को कहां आंकते हैं? कौन सा जातीय फैक्टर किस उम्मीदवार को प्लस कर रहा है और कौन सा फैक्टर किस उम्मीदवार पर भारी पड़ रहा है, जरा बताइएगा। ऐसा है कि जैसे राजेश जी ने कहा, जातीय फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ 3 जातियों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष वो है ब्राह्मण बनाम गुर्जर और बनाम ठाकुर। ये तीनों जातियां 4 और 5 लाख वोट के बीच में आपस में एक दूसरे को कम बताकर अपने आप को ज्यादा होने का दावा करती है। गुर्जरों का कहना है कि ये एरिया गुर्जरों की राजधानी है, इसलिए हमारा दबदबा होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ ज्यादा। ठाकुरों का कहना है कि हमारा 60-84 है, यहाँ पे 60 गांव है गाजियाबाद और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में, तो हमारा दबदबा होना चाहिए। लेकिन आप इसके बाद जो ब्राह्मण है वो विशुद्ध तौर पे भाजपा के साथ है, वो डॉक्टर महेश शर्मा के साथ है। लेकिन जो ये गुर्जर और क्षत्रिय हैं, इनके बीच एक ऐसी स्थिति है कि मुझे क्षमा करेंगे वर्ड वो यूज करने में, कि काना मन को भाए ना और काने के बिन रहा ना जाए। क्योंकि ठाकुर और गुर्जर समुदाय के बीच लगातार इस पूरे क्षेत्र में संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है अस्तित्व को लेकर। लेकिन इसी जाति के बहुत सारे धुरंधर जो विशुद्ध तौर पे जातिवादी हैं, वो बाद में अजगर जैसी विचारधारा को जन्म देते हैं, यानी कि अहीर, जो आपका जाट, गुर्जर और राज। तो ये जो गणित है, ये जो अजगर वाला गणित है, इसमें ये लोग ये कहते हैं कि देखिए हमारे गुर्जरों के और क्षत्रियों के गोत्र तो एक से हैं, तो वैसे तो हम एक ही हुए। लेकिन वर्ग संघर्ष इस क्षेत्र में आपस में बहुत बड़ा है। जाट और जो अहीर हैं वो कमोबेश दोनों अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इनके साथ आते रहे। ऐसे में जो ब्राह्मण मतदाता है वो विशुद्ध तौर पे भाजपा के साथ है, उसका कहीं कोई ये तय नहीं है कि वो कहीं और जाएगा।
और इसमें डॉक्टर महेश शर्मा की ब्राह्मण इंजीनियरिंग को मैं हमेशा तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम से कम नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपने सभी प्रमुख पदों पर जो भी उनके दाएं हाथ बाएं हाथ सब हैं, उसमें ब्राह्मणों को वहां पर पोजीशन दी, या जो स्थानीय ब्राह्मण हैं उनको लेकर उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा एक उसको कहते हैं इकोसिस्टम क्रिएट किया। यहीं से उनका विरोध भी शुरू होता है, क्योंकि जो डॉक्टर महेश शर्मा की और जो गुर्जर समुदाय की लड़ाई है वो 2009 से शुरू होती है, जब सुरेंद्र नागर से वो चुनाव हार गए। और वो जो हार है वो आज तक गुर्जरों में टीस देती है कि चूंकि यहाँ विधायक भी नवाब सिंह नागर थे, उनको उनके बाद ये विधायक बने, ऐसे ही वो सुरेंद्र सिंह नागर से हार गए थे, फिर ये सांसद बन गए। तो ये जो डिवाइडेशन है ये बहुत गहरा है। लेकिन भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रखी है और उन्होंने गुर्जर समुदाय के कमोबेश सारे बड़े नेता बीजेपी में ले लिए। अगर आप 2 दिन पहले ध्यान देंगे तो कचेड़ा गांव, जहां तमाम विरोध के बाद विधानसभा में 400 वोट मिले थे, वहां पर एक बार फिर से वो नागरों का पूरा वो है, वहां से एक पूरी आवाज उठी और बाकायदा ये कहा जाने लगा है कि सुरेंद्र नागर को अब गुर्जर वोटर यानी खासतौर पे नागर वोटों की कमान भाजपा के पक्ष में कह दी गई है, इसलिए गेम चेंजर सुरेंद्र नागर होंगे, अपने को दे वाला नहीं। लेकिन ये होगा कितना, ये हमें चुनाव के दिन पता लगेगा। जो बाकी जातियां, उसमें अधिकांश का जो झुकाव है, खासतौर पे जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो शहरी जातियां हैं, कायस्थ हैं, बनिए हैं, पंजाबी हैं, इन सब का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये 100% वही है। लेकिन जो क्षत्रिय समाज है, मैं मानता हूं कि 50% भाजपा के साथ जाएगा और बाकी 50% में जो राजेंद्र सोलंकी की काबिलियत है क्षत्रिय वोटों को मोबिलाइज करने की, वो कितनी कामयाब होती है उसके आधार पर तय होगा। वो 20% हो सकती है, वो 25% हो सकती है, और हो सकता है वो 5%। लेकिन ये तय वही होगा, लेकिन 50% वोट भाजपा के साथ है। तो ऐसे में अगर हम जातीय समीकरण देखेंगे तो उसमें भाजपा आगे है, उसके पास हर जाति हर वर्ग का थोड़ा थोड़ा वोट है, और मुस्लिम से के वोट की उसको यहां पर जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान सारा वोट भी एक तरफ डालते तो भी डॉक्टर महेश शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी 3 लाख से जीत तो पहले से है और वो 5 लाख का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बिल्कुल एक तरफा वोट पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहां पड़ेगा? फर्क वहां पड़ेगा कि अगर जो एक लाइन राजेश बैरागी जी ने कही कि जो जीत रहा है उसको, तो अगर ये अगले एक दिन में मैसेज चला गया, जो वेदराम नागर ने किया था, सुरेंद्र नागर के पिताजी ने, कि चुनाव से एक रात पहले उन्होंने कहा कि अपने को दो, तो रातों रात रघुराज सिंह चुनाव हार गए। ऐसे ही अगर ये एक भरोसा राजेंद्र सोलंकी बीएसपी के बाकी जो नेता हैं वो ये दिला दें यहां पर गुर्जरों को और बाकी स्थानीय लोगों को कि वो जीत रहे, तो उनके पक्ष में चमत्कार हो सकता है। लेकिन मुझे उसकी उम्मीद उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में भाजपा के लिए जातीय समीकरण फिलहाल पक्ष। इसी मुद्दे पर मैं अपना पक्ष रखता हूं और इसकी शुरुआत करता हूं मैं 2022 से पूर्व जिले के अंदर पैदा हुए जातीय तनाव से। तनाव का केंद्र बिंदु था सम्राट मिहिर भोज, जिसको लेकर जिले के 2 महत्वपूर्ण जातीय समुदाय आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दिए। और इसका केंद्र जो जद में आया वह दादरी क्षेत्र था। जब विधानसभा चुनाव हुए तो यह प्रकरण जातीय आधार पर इतना चरम पर पहुंच गया था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मास्टर तेजपाल सिंह नागर को गुर्जर गांव में स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में हालांकि पत्रकारों के द्वारा अपने अपने आकलन किए गए, उसने मास्टर तेजपाल सिंह नागर को चुनाव हारा हुआ बताया, जिसका आधार था गुर्जर मतदाताओं में नाराजगी, और कुछ ने उन्हें जीता हुआ बताया, जिसके आधार पर उनके अपने अपने तथ्य रहे होंगे।
यहां पर चुनाव परिणाम जब आया तो चुनाव परिणाम ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को और पंडितों को चौंका दिया और वह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में गुर्जर समुदाय के भारी भरकम विरोध के बावजूद भी जीतने में कामयाब रहे। इस जीत से कई संकेत मिलते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर दो समीकरण बहुत मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, गुर्जर समुदाय में भी भाटी बनाम नागर यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। जो प्रत्याशी थे वो भाटी थे और जो ये सारे बाकी जो नागर नेता थे वो सब भाजपा में थे। मैं वही आगे हाँ। तो इस जो भाजपा प्रत्याशी की विधानसभा चुनाव में दादरी विधानसभा पर जीत हुई, उसने कई संकेत दिए, कई राजनीतिक बातें की तरफ संकेत किया। जैसा हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बाहुल्य, यहाँ पर जो समीकरण होते हैं, पहला फैक्टर है शहरी और बाहरी और दूसरा है स्थानीय। यदि हम शहरी और बाहरी की बात करें तो यह फैक्टर पूरी तरह से जहां एज मिलता है, जैसा आशु जी ने कहा, वह भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। यदि स्थानीय आधार पर हम बात करें तो स्थानीय आधार पर यह अलग अलग जातियां, अलग अलग वर्ग है। इन जातियों में भी यदि हम बात करें तो बहुतायत में है ठाकुर और गुर्जर, दोनों अपना अपना दावे रखते हैं। भारतीय राजनीति में कोई चीज अकाट सत्य हो ना हो, लेकिन यह है कि जाति ऐसा तथ्य जो जाति जाति बिल्कुल नहीं जाती है। तो जिस जाति का उम्मीदवार खड़ा होता है उसके पक्ष में उस जाति के मतदाता जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं। यह चीज हमें बार बार देखने में भी मिलती है। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की, जैसा कि उनको पीडीए के आधार पर गुर्जर मतदाताओं को, यानी कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया, बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा ठाकुर प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया, भाजपा ने डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। ऐसी स्थिति में ओवरऑल राजेश जी ने और आशु जी ने जो बातें कही वह लगभग मैं उन बातों से सहमत हूं और यह जातीय जो आंकड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समाज के हर वर्ग से थोड़ी बहुत कम ज्यादा वोट उठाते या प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा एक राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, तो ऐसी स्थिति में एक भौकाल दिखाया जा रहा है, नजर आता है कि क्षत्रिय समाज भाजपा से हाथ से निकल रहा है, जो पिछले 2-3 चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करता दिखा है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जो हम विश्लेषण कर पाते हैं वह जो हवा बांधी जा रही है उससे अलग है। यानी कहने के तौर पर क्षत्रिय समाज के उम्मीदवार को क्षत्रिय वोट मिल जरूर रही है, लेकिन वह थोक के भाव नहीं है। अभी भी बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज के मतदाता भाजपा के पक्ष में है। दूसरी बात, मुस्लिम मतदाताओं की यह मैं 3 कैटेगरी बांटता हूं। पहली कैटेगरी जो बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, जैसा राजेश जी के द्वारा बताया गया। दूसरा उम्मीदवार वो है जो मौका की तलाश में है। यदि बेहतर उम्मीदवार मिला तो वह तुरंत उसके पक्ष में मतदान कर देंगे। और थोड़े ही सही ऐसे भी मतदाता हैं मुस्लिम समाज के जो व्यापारी हैं, जो रेहड़ी पटरी ठेठ लगाते हैं, जिन्हें सत्ता से, प्रशासन से हर 15 दिन 20 दिन में काम पड़ता है। तो ऐसे लोग मौके की नजाकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी इस बार मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुकी है कि 3 तलाक से आजादी दिलाई है और उन्होंने एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाया है, वह कितना असर दिखाएगा यह तो मैं आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन महिला वर्ग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के इस 3 तलाक का कुछ बहुत कम मार्जिन असर दिखता है। यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के द्वारा चुनाव में पीडीए कॉम्बिनेशन को, जो वो पहले से नारा देते आ रहे हैं, उसको आधार बनाकर टिकट दिया गया, उसी को आगे बढ़ा के चुनाव लड़ा गया। लेकिन इस पीडीए में पिछड़ा वर्ग और दलित यह अभी स्थिति में कमजोर है। अल्पसंख्यक बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग चूंकि उनके बीच से एक उम्मीदवार है, तो मुख्यतः गुर्जर समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग, चूंकि यहाँ के विधायक
जैसे आशु जी कह चुके हैं, बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और वह व्यक्ति जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी का चेहरा हुआ करता था गुर्जर समाज से, वो भी समय एमएलसी के तौर पर, नरेंद्र भाटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी में शामिल है। तो भले ही पीडीए से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में गुर्जर वोटर बीजेपी के पक्ष में आते हैं, और इनमें भी भाटी जरूर है। क्योंकि भाटियों में, जैसे आशु जी ने कहा था, दो वर्ग डोमिनेट करते हैं गुर्जरों में, भाटी और नागर, ये गुर्जर राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसी स्थिति में नागर वोटों को संकलित करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर के द्वारा लगातार किया जा रहा है। लेकिन पार्टी के लोगों से जब बात करते हैं तो स्थानीय विधायक मास्टर तेजपाल सिंह नागर, जो कि वह भी नागर गोत्र से हैं, वह इन प्रयासों में बड़ी बाधा बताई जा रही है। नहीं, मैं एक मिनट रोकता हूँ, मैं एक मिनट रोकता हूँ। जी 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 जी, देखिए, पूरे जो नागर वोटों का डिवाइडेशन है, उसमें मास्टर तेजपाल नागर जी का योगदान नहीं है। उसमें जो भाजपा के, मैं सुरेंद्र नागर, पवन नागर, बबली नागर जो हैं, जो ऐसे नेता हैं, देखिए जो संगठन के नेता हैं, संगठन वहां पे काम कर रहा है, विधायक की अपनी वैल्यू नहीं है। संगठन को हम एनालिसिस कर चुके हैं, संगठन को नहीं, हाँ, तब भी जो नागर वोटों का है, दूसरी तरफ पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र सिंह नागर, वह भी गुर्जर गोत्र से संबंध रखते हैं, और इस क्षेत्र में गुर्जर मतदाताओं पर, विशेष रूप से नागर मतदाताओं के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। लेकिन चूंकि हमने अभी पार्टियों की गुटबाजी की बात की थी, और सुरेंद्र नागर को भी डॉक्टर महेश शर्मा विरोधी गुट का सदस्य चेहरे के रूप में जाना जाता है, उनकी चर्चा डॉक्टर महेश शर्मा विरोध में होती है, तो उनका सक्रियता कितनी है, किस रूप में रहेगी, क्योंकि अभी भी पार्टी के अंदर इसको लेकर कई तरह के विरोधाभास सामने आ रहे हैं। ये आने वाला समय बताएगा। अब बात करते हैं हम बहुजन समाजवादी पार्टी की। तो बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हो, लेकिन वह दलित प्लस मुस्लिम प्लस जो पार्टी प्रत्याशी है उसके अपने फॉलोअर्स के आधार पर चुनाव जीतने की स्थिति या का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में जो पार्टी के लोग बताते हैं, पार्टी उम्मीदवार अपनी मर्जी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चुनाव में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हालांकि संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। चूंकि वह क्षत्रिय समाज से है, तो ऐसी स्थिति में जातीय आधार पर क्षत्रिय समाज के वोट उन्हें मिल जरूर रहे हैं, लेकिन जितनी वह उम्मीद कर रहे हैं, जितनी बातें वह अपनी सभाओं में कर रहे हैं, उतना जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता है। ओवरऑल यदि हम जातीय समीकरणों की बात करें, तो जातीय समीकरण इस समय भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में झुकते हुए दिखाई देते हैं। तो साथियों, आज के लिए हमारी परिचर्चा में सिर्फ इतना ही। आपके लिए दूसरी और परिचर्चा लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारे शो में अपने महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए विशेष रूप से राजेश बैरागी जी और आशु भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, यदि आपको हमारी परिचर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हमारी परिचर्चा के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।